हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की, यानी सूर्यदेव सन से जो हमें एनर्जी आती है उससे क्या क्या जो है डिवाइसेस बनते हैं, उसका क्या यूज़ है, उसकी बात हम करेंगे। चैप्टर क्या चल रहा है भाई, सोर्सेस ऑफ एनर्जी चल रहा है। पिछले सेशंस में देख चुके हैं, काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, क्लासिफाई कर दिया था एनर्जी को। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट ऑलरेडी देख लिए हैं। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। पहला एक डाउट क्लियर ही कर दूं भाई कि मैम ये वीडियो क्या सिर्फ पर्टिकुलरली ओलंपियाड के लिए है, क्या हम ये वीडियो देख सकते हैं? तो आपको बता दूं, एनएसओ बेसिकली सीबीएसई बोर्ड की तैयारी को और स्ट्रेंथन करने के लिए होता है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो पूरा जो है कोर्स एनसीईआरटी बेस्ड है, एंड अगर कुछ जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं तो वो मैं ऑलरेडी अलग से बता देती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन, चाहे केजी क्लास हो या 12th क्लास हो। इन पूरी क्लासेस के लिए आपका जो है एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, एंड इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स, यानी जितना अच्छा कंटेंट आपको हमारा दिखता है उसको सिर्फ आप ही सबके लिए हमने डाल दिया है इन बुक्स में। तो बुक्स कैसे ले सकते हैं, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आपका नाम वगैरह और जितना भी आपको कौन सी बुक्स चाहिए उसकी डिटेल्स मांगेंगे। आप वो फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना, देन हमारी एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। भाई सोलर एनर्जी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है, जितना इम्पॉर्टेंट नाम है उतना इम्पॉर्टेंट इनका काम है भाई। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई सूर्य देव सुबह उठते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा लाइफ में जितनी भी एनर्जी आपको दिखती है XYZ, जो शायद डेली लाइफ में रियलाइज भी नहीं होती इतनी आसानी से। ये जो आप वीडियो देख पा रहे हो हमारी, ये जो आज इतनी लाइटिंग, ये बोर्ड जल रहा है, कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ से आई? घूम के फिर के कहीं ना कहीं। इन सभी टाइप के एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी। द सन इज़ अ सोर्स ऑफ इनॉर्मस एनर्जी। बहुत सारी है एनर्जी भाई सन के पास। हमें पता है कितनी भी चीज़ें चल रही हों, चाहे आप ले लो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सो एंड सो फोर्थ एनर्जी। ये जो वाटर साइकिल्स हैं, जितनी साइकिल हैं, सब किसकी वजह से चल रही हैं? सन की वजह से चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैम सन तो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और उसके पास इनॉर्मस यानी बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन इस सन को एनर्जी किसने दी? अरे किसी चीज़ की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है। तो सन के पास इतनी एनर्जी कैसे आई? तो सन के अंदर चल रही होती है प्रोसेस जिसका नाम है फ्यूजन। सन के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये वर्ड थोड़ा पहले बता चुकी हूँ मैं, अगर याद हो। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन इंट्रोडक्टरी वीडियो में अगर याद हो, इंट्रोडक्शन पहला वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था कि ये नए टर्म्स आएंगे, इनको समझ लेना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि आगे इसकी बात आएगी तो अभी से समझ लो अच्छा है। न्यूक्लियर वर्ड आते ही कहानी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एटम के न्यूक्लियस की बात है। अब एक वर्ड आता है फ्यूजन। फ्यूजन वर्ड का मुझे लगता है मतलब नहीं समझाना पड़ेगा, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। फ्यूजन मतलब क्या? दो चीज़ों का मिलना, दो चीज़ों का मिलना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम्स के न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, है ना। दो एटम के न्यूक्लियस जो हैं कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वन स्टेबल न्यूक्लियस, है ना। एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाने के लिए, मान लो दो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, वो कंबाइन करे और बनाया उन्होंने एक स्टेबल न्यूक्लियस। तो बोलो मैम इसमें एनर्जी कहाँ है? अरे बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ पे जब इन्होंने कंबाइन किया, जब दो न्यूक्लियस कंबाइन हुए तो रिलीज हुई एनर्जी बहुत सारी। इतने मोटे में क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जो इतने सारे खतरनाक बॉम्ब देखते हो, हाइड्रोजन बॉम्ब तबाही मचाते हैं, इतनी सारे जो है अटैक्स वगैरह होते हैं, टेररिस्ट अटैक में जो बॉम्ब होते हैं, ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन से बने होते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी ये इत्तू से न्यूक्लियस जब कंबाइन होते हैं तो कितनी सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन में उल्टा है, फिजन में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, वो टूट जाएगा दो स्टेबल न्यूक्लियस में। तो जब वो टूटता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब मैम दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूक्लियर चाहे फ्यूजन हो या फिजन हो, बनने में
टूटने में दोनों में बहुत सारी इनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है। तो सेम केस हैपन्स विद इन द सन के अंदर भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है, और जब वो प्रोसेस बनने टूटने की चलती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए ये लाइन दी गई है, इट इज़ अ फ्यूजन रिएक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर फ्रॉम द सन। ये सिर्फ आपको कुछ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जहाँ मैं बोलूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना, बाकी सब डिटेलिंग है। बिकॉज वी नो यार, अपने पास बहुत सारी ऑडियंस है, किसी स्टूडेंट को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है, किसी को बिल्कुल डीप में पढ़ना है, तो सबके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। इट्स प्रोबेबल एज, एक एस्टिमेशन लगाया है कि कितने टाइम तक सन की एनर्जी मिल सकती है। एज अभी उसकी कितनी हो गई है, 4.6 इंटू 10 ईयर्स, है ना। एंड कितना एक्सपेक्टेड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी फॉर अनदर 5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। इतने साल तक उसकी एनर्जी मिल सकती है ना भाई। ये दिख रहे हैं, सोलर पैनल्स भी दिख रहे हैं। प्रोबेबल एज, एक सेकेंड, है ना, प्रोबेबल एज बेटा 10 साल नहीं, 10 टू द पावर 9 ईयर्स है ना। 10 साल नहीं बोलेंगे मैम, 10 साल नहीं, 10 टू द पावर 9 ईयर्स है वो, ठीक है, क्लियर है भाई। और कहा गया है कि वो आने वाले, कहा गया है इन द सेंस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई ठप्पा लगा दो नहीं इतने साल तक तो रहेगा, वैसे भी इतने साल तक तुम तो होगे नहीं देखने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स तक और रहेगा सन की एनर्जी। सो द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी कह लो, सोलर रेडिएशन कह लो, सन एनर्जी कह लो, काफ़ी सारे टर्म्स इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, some interesting aspects of solar energy. Now let me tell you before beginning with this topic, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अपना NCERT बेस्ड नहीं है, ये मेनली ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन बेस्ड है। सो फॉर दिस पॉइंट जहाँ मैं बोलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को याद रखो। बाकी के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब सोलर एनर्जी का सबसे पहला एस्पेक्ट देखो, द सन इज रेडिएटिंग एनर्जी एट द रेट ऑफ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23 किलो जूल पर सेकेंड। माइनस नहीं है ना, माइनस बोलने वाली थी, निकल गया, नहीं माइनस नहीं है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23 किलो जूल पर सेकेंड। यानी पावर कितनी हो गई सन की भाई, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23 है, समझ रहे हो। और पावर के बाद भी किलो वॉट है, यानी समथिंग विच वी कांट इवन इमेजिन, ठीक है। दूसरा, द सन रेडिएट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस। The Earth and the other planets of the solar system receive only a small fraction of this energy. आ जाता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, होमवर्क क्लास शुरू होते ही आया, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सब ने यही क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि मैम सन जो है इतनी सारी उसके पास एनर्जी है, इतनी सारी रोशनी है, और वो रोशनी अर्थ तक तो आती है, हम तक तो आती है, लेकिन जब हम पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो स्पेस में क्यों अंधेरा है। स्पेस जब दिखाया जाता है तो स्पेस में तो कहते हैं अंधेरा है, पूरा का पूरा सन है स्पेस के पास, फिर भी इतना अंधेरा क्यों है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर जो है ना मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगी, क्यों, क्योंकि नहीं तो ये सवाल ही नहीं रह जाए सबके लिए। बट उससे पहले अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी से बता दो, मेरे लिए रुकना मत, है ना। वाई इज स्पेस डार्क डिस्पाइट सन। छोटू सा अगर इसको क्वेश्चन लिखें, डिस्पाइट सन यानी सन के इतने बड़े सूर्य देव हैं आपके पास, फिर भी अंधेरा क्यों है स्पेस में। वाई इज स्पेस डार्क डिस्पाइट सन। तो आंसर कैसे देना है, होमवर्क लिखना, डैश लगाना और अपना आंसर दे देना। जो जो थ्योरी आपको समझ आए, कृपया करके कहीं सर्च मत करना नेट वगैरह पे, जो आपको लगता है वो बताओ, क्योंकि सेशन के एंड तक मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगी। क्लियर हो ये बात। चलिए क्वेश्चन लिखे रहने देती हूँ। About third point पे, the earth intercepts only a small part of the total radiation from the sun. यानी जितना रेडिएशन आ रहा है उसमें से अर्थ कुछ ही पार्ट जो है रेडिएशन का इंटरसेप्ट कर पाती है। ये भी ऑब्वियस है भाई, पूरा का पूरा हम नहीं ले पाते हैं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। Fourth point, if all the energy radiated by the sun could be used to heat the oceans of the earth, their temperature would rise from the freezing point टू द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 2 सेकेंड्स। यानी अगर जितनी एनर्जी सन से आई है वो पूरी की पूरी ओशन को हीट करने में मिल जाए, तो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, सिर्फ मात्र 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड से भी कम में बॉइलिंग पॉइंट में बदल जाएगा। आगे आओ। फिफ्थ, इट इज बिलीव्ड दैट विथ जस्ट 0.1% ऑफ द एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ, द प्लैनेट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट कैन बी इजिली फुलफिल्ड। मतलब समझ रहे हो, सन की जितनी एनर्जी थी उसका अगर सिर्फ 0.1 भी % रीच कर रहा हो तो आराम से
हमारी सारी नीड्स पूरी हो सकती हैं। एंड 0.1% हमें पता है भाई कितना कम है, 0.1, बट स्टिल अर्थ की एनर्जी से कंपेयर करें तो भी ये काफ़ी ज़्यादा है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, द सोलर एनर्जी that reaches the earth's surface is mostly in the form of heat, infrared radiation and visible light। इसके फॉर्म में होती है। अब भाई इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में कैसी होती है ये समझो। आपको पता है, बायोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते आते हो, ओजोन लेयर करके पढ़ा है। ओजोन लेयर पता होनी चाहिए भाई, हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में प्रेजेंट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें ये हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। हार्मफुल यूवी रेडिएशन कैसे हुए भाई? क्योंकि ये स्किन कैंसर कॉज करते हैं और भी बीमारियां कॉज करते हैं भाई, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो इंफ्रारेड रेस कैसे आती है इसकी स्टोरी मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगी, जल्दी से, है ना, समझना इस बात को। मान लो ये अर्थ का इतना आधा सरफेस है ना, अपन सर्कल को नीचे ले गए और इसको सराउंड करती हुई आप ले लो ओजोन की लेयर है, ठीक है, और इससे थोड़ी ऊपर अपन और बना देते हैं, क्या, मान लो एटमॉस्फेयर की एक और लेयर है, ठीक है, इससे जस्ट और ऊपर थोड़ी बड़ी बनाना चाहेंगे हम, हाँ, इससे और ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो बता दे रही हूँ, क्लियर कर देती हूँ क्या 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 है भाई। ये अर्थ है भाई, यहाँ पे अपन है, आप और हम क्रस्ट पे ऊपर, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? ये जो ब्लैक में बनाई है, दिस इज ओजोन, यहाँ लिख देती हूँ, है ना, और ये एटमॉस्फेयर की और लेयर है ऊपर, ठीक है। चलो, क्या समझे अब भाई? अब यहाँ पे सूर्य देव बना दे, सन तो बना दे जल्दी से। अब देखो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे मैक्सिमम लाइट की जो रेज आ रही हैं, जैसे यूवी रेज वगैरह हुई, तो वो तो ये ओजोन क्या कर दे रहा है, वो ओजोन कर दे रहा है रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से आके जो है ये बढ़िया रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। लेकिन कुछ रेडिएशन जिनका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन, वो ओजोन रिफ्लेक्ट तो कर देता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, CO2, मीथेन वगैरह, ये क्या करती हैं, ये फिर से, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप गए हो मम्मी के पास और मम्मी से कहते हो मम्मी आज जो है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत पेट वेट सब खराब है, बोलो मम्मी पिज़्ज़ा खाना है, मम्मी क्या कहती है, एक लगा के चाटा मार के जाओ, वापस बैठो, वापस जाओ अपनी जो है सीट पे जाके बैठो और वर्क करो। तो क्या कहानी है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में गैसेस, वो भी एक थप्पड़ मारती हैं, किसको, इन रेडिएशंस को, कहते हैं तुम ओजोन से आई हो, नहीं वापस जाओ, तो ये वापस मार के जो है यहाँ पे ले आती हैं इनको अर्थ के इधर। तो कौन सी रेडिएशन है ये भाई जिनको थप्पड़ पड़ता है? दीज आर बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR कहते हैं इन्हें, IR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ जाती हैं वापस कहाँ पे, अर्थ में। और जब ये रेडिएशन आती हैं तो ये क्या कर देती हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर देती है, यानी हीट ट्रैप करने में मदद करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, हीट ट्रैप करने में मदद करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। IR हो गई, और विजिबल लाइट है, यानी मेनली यही आती है सन से, हमारे पास यही अंदर आती हैं सन से। 7th point, the land mass and water bodies like rivers, lakes and ocean absorb a part of the solar energy reaching the अर्थ। ये जितना भी लैंड मास, ओशन वगैरह है, ये कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब करती हैं सोलर एनर्जी का। 8th, प्लांट्स का भी काम है भाई। अच्छा, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? हर कोई इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सही फॉर्म में कुछ ही बदल सकते हैं, तो ओशन वगैरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड कौन आते हैं? मेनली प्लांट्स। एंड कितना अच्छा खासा, अबाउट 1%। आई होप इससे आपको बायोलॉजी याद आ रही होगी, बायो में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं सोलर एनर्जी का, सनलाइट की एनर्जी का टोटल 1% यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सो प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब अ पार्ट, अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी, reaching the earth to synthesize their food through photosynthesis. 9. India receives solar energy equivalent to over 5,000 trillion kilowatt hour per year, which is far more than the total energy consumption of the country. Clear है? चलिए आगे आते हैं पॉइंट नंबर 10. The solar energy is the cause of wind and storm, ocean and waves, rain and snowfall. यानी सोलर एनर्जी हमें पता है वाटर साइकिल को ड्राइव करती है, और इसी वाटर साइकिल की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, यानी बरसात, स्नो, ये सब किसकी वजह से आती हैं? अल्टीमेटली सोलर एनर्जी। क्योंकि वाटर साइकिल को याद करोगे तो ओशन में, लेक्स में जो पानी है वो भाप बन के कैसे जाता है, गर्म कैसे होता है? सनलाइट की एनर्जी से। वो ऊपर गया, एवेपोरेट हुआ, ऊपर कंडेंसेशन करके क्या बना दिए? बादल बना दिए, क्लाउड्स बना दिए। अब इन्हीं क्लाउड्स में क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। तो ये आएगा नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल। तो अगेन सोलर एनर्जी इनका भी ड्राइविंग फोर्स है। 11th पॉइंट देखो,
total solar radiation reaching the top of the atmosphere is about 1.7 into 10 to the power 17 watt. नंबर्स में ज़्यादा याद नहीं रखना है, फिर बता रही हूँ, जिसको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो इतनी ले सकता है. चलो, a considerable fraction of this energy, about 40%, is lost by reflection due to water, snow and clouds, and scattering due to air molecules and dust particles, and is sent back to interstellar space. About 13% of this energy यानी किसकी बात है? सोलर एनर्जी की बात हो रही है. It is absorbed by the atmosphere and only 47% is absorbed by the surface of the earth. The absorption of solar radiation by the atmosphere varies with the seasons on the earth and the time of the day. Point number 12, distributed over the whole globe, energy absorbed कितनी है? 170 watt per meter square है. इस पॉइंट में भी कुछ खास नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है, एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द अर्थ सरफेस इज अबाउट 4 किलोवाट आवर डेली. यानी ये सब आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. इसमें समझने जैसा भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिगर दी गए हैं, तो फिगर्स में क्या ही समझाएं. आगे आते हैं भाई, अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं. अब यहाँ से कहानी चालू होती है, तो जो एकदम बढ़िया लेट के बैठे हुए थे वो सीधे उठ जाएं. Let's begin with a few advantages of solar energy, which I feel बताने की ज़रूरत नहीं है यार. बोलोगे मैम सन एनर्जी, सूर्य देव की एनर्जी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं. नंबर 1, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस एंड दैट विदाउट कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई ये. जितनी सोलर एनर्जी चाहिए ले लो, जितना धूप में जाके खड़ा होना है खड़े हो जाओ. इतना मत होना है, टैनिंग हो जाएगी. इतना खड़े नहीं होना, लेकिन बस फ्री ऑफ कॉस्ट है. सबसे बेहतरीन बात तो ये है. दूसरा, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, यानी सोलर एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ करो तो हमारा एक पर्पस होना चाहिए कि जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसे नुकसान नहीं हो या फिर कम से कम हो. अगेन, अब जब किसी चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं तो एडवांटेज होते हैं, तो डिसएडवांटेज भी होते हैं. उल्टी बात कह दी मैंने. चलो, लिमिटेशंस देख लो सोलर एनर्जी के. नंबर 1, इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ and becomes unavailable when the sky is covered with clouds. बिल्कुल सही बात है. इस एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है? कभी बरसात का मौसम आ गया तो घने घने बादल छा जाते हैं, यानी व्हेन इट्स अराउंड रेनी सीजन, मानसून का टाइम होता है, तो दिक्कत क्या है? सन की एनर्जी आती ही नहीं है. सनलाइट, ठंडी के मौसम हो गए, सन की लाइट नहीं आती है. तो इस एनर्जी के बस ये लिमिटेशन है कि जब समर टाइम हो तब आप बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो. बट अनलाइक इन रेनी सीजन यानी मानसून्स में और मोस्टली विंटर्स में भी सन एनर्जी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती है. पॉइंट नंबर 2, अ लॉट ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड टू पुट सोलर एनर्जी टू प्रैक्टिकल यूज़. अब क्योंकि ये फ्री है, ये बात तो बढ़िया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सन की एनर्जी, कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन करोगे क्या इसका? है, धूप में जाके खड़े हो जाओगे. जादू थोड़ी ना हो. काश जादू होते तो ऐसा हाथ दिखाते और बढ़िया तुमको एनर्जी मिल जाती. लेकिन सन की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए अपन को डिवाइसेस चाहिए भाई. सोलर पैनल चाहिए, या तुम आगे डिवाइस देखोगे सोलर कुकर होते हैं. तो सन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन तो हो. आप जाके सूरज में खड़े हो गए तो टैनिंग हो जाएगी, अलग है. काले काले बन के घूमोगे, एकदम अलग ही चेहरा हो जाएगा. तो ऐसे जाके खड़े मत हो जाना सन में. सन की एनर्जी मानते हैं एक जगह लिखा है फ्री है, लेकिन उसका एक्चुअल यूज़ करने के लिए आपको महंगे महंगे इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं. तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है सोलर एनर्जी का. नाउ कमिंग टू इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. सोलर एनर्जी में यूजुअली क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं सॉल्व करने के हिसाब से? सोलर कांस्टेंट के ऊपर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. द सोलर एनर्जी दैट स्ट्राइक्स द टॉप सर्फेस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर is considered as constant for all practical purposes and is known as solar constant. यानी वो सोलर एनर्जी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आई है, ऐसा माना जाता है कि ये एनर्जी जो है कांस्टेंट है. जितने भी पर्पसेस हैं उसके हिसाब से एनर्जी एक कांस्टेंट है, एक सी है. तो इस तरह से उसका नाम दे दिया गया है सोलर कांस्टेंट. अब कांस्टेंट बेसिकली जब अपन बात करते हैं, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ या किसी भी टाइप का कोई कांस्टेंट होता है, तो उसकी क्या होती है? एक वैल्यू होती है. उसकी क्या होती है? एक वैल्यू होती है. पर इस सोलर कांस्टेंट की एक एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नोन नहीं है. तो उसको जो है हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. देखो, सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकेंड on 1 meter square area of a perfectly black surface at the mean distance of the earth from the sun.
सिंपल से इसको डिफाइन किया गया है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं ली गई है। बट अगेन आपको कभी सॉल्व करना हो या कोई प्रैक्टिकल पर्पस के लिए या किसी डिवाइस के लिए आपको सोलर एनर्जी चाहिए तो उसमें सोलर कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे लगा सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप ज़रूर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यही बात लिखी गई है। देखो यहाँ, दो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज नॉट नोन। क्यों? ड्यू टू डिफिकल्टीज इन टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, उसको ऐसे डिफाइन किया गया है। आई होप दिस इज नोटेड डाउन। चलिए, ऑब्वियसली सोलर एनर्जी कैसे बोल सकते हो? सोलर एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल टू सोलर कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू टाइम, यानी जितना सोलर कांस्टेंट है कितने एरिया में रिसीव हुई है एंड कितनी देर तक सनलाइट उस पर पड़ी है। सो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, अगेन ये वैल्यू कैसी है? अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर या फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं सोलर कांस्टेंट की वैल्यू। नोट कर लेना बिल्कुल। चलो, अब कुछ पॉइंट्स सोलर कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि नया नया नाम आया है। पॉइंट नंबर 1, द सोलर कांस्टेंट इज नॉट अ कांस्टेंट इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड कांस्टेंट, यानी इसका मतलब ये नहीं है जैसे अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जी, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c, कि इतनी ही रहेगी, है ना। अगर मैंने कह दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे फिक्स्ड है। ग्रेविटेशनल कह ले तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। सोलर कांस्टेंट से वर्ड है कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू एक्चुअल में फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, सिंस द अर्थ सन डिस्टेंस varies about 6% over the course of the year, solar constant varies from about 1.3 to 1.39 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि देखो, स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी, ग्रेविटी भी सेम रहेगी, लेकिन हमें पता है भाई अर्थ का रिवोल्यूशन चलता रहता है सन के अराउंड। अब रिवोल्यूशन चलेगा तो उससे क्या होता है? इसके डिस्टेंस में भी फ़र्क आता है। अर्थ और सन के डिस्टेंस में फ़र्क आएगा। अब बेटा डिस्टेंस में फ़र्क आएगा तो कितनी सन की लाइट पड़ेगी उसमें भी तो फ़र्क आएगा। यानी एक डिस्टेंस ऐसा होगा जिसमें बहुत सारी लाइट आएगी, एक में कम लाइट आएगी, फ़र्क पड़ेगा, वेरी करेगा। तो इसी वजह से वर्ड कांस्टेंट तो है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यानी कहीं ना कहीं डिफर करेगी और वो आपको डिफरेंस भी बता दिया गया है। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे। द अबव वैल्यूज ऑफ सोलर कांस्टेंट अप्लाई टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि टॉप पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर रिड्यूसेस इट्स वैल्यू टू दिस ऑन अ क्लियर डे एंड अ फ्यू वाट पर मीटर स्क्वायर ऑन एन ओवरकास्ट डे। फोर्थ पॉइंट, इवन ऑन अ क्लाउडलेस डे, इवन ऑन अ क्लाउडलेस यानी क्या? जिस दिन बहुत ज़्यादा बादल नहीं हो, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट ऑन द अर्थ इज लेस बिकॉज द ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द यूवी रेडिएशन। क्यों है लेस वैल्यू? क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको क्या बना के बताया था कि ये जो ओजोन है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ से ऐसे आएगी, मैक्सिमम तो जो है ये एब्जॉर्ब ही कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ओजोन लेयर। कभी कभार तो ऐसा होता है, जैसे देखो ये इतनी सारी यूवी रेडिएशन आ रही है, मान लो, है ना, ये क्या है? यूवी रेडिएशन है। जब ये ओजोन लेयर से क्रॉस करती है ना तो ये कुछ यूं हो जाती है, यानी देखो इतनी सारी आ रही थी, ओजोन लेयर से क्रॉस करते हुए ये इतनी कम हो गई। तो ज़्यादातर ओजोन लेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो इसी कारण से सोलर कांस्टेंट की वैल्यू अपने को अगर इवन क्लाउडलेस डे हो, बादल वगैरह नहीं हो, तो भी कम आती है। पॉइंट नंबर 5, अ नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इनेबल अस टू नंबर 1 estimate the solar energy received by an area in a given time, number 2 calculate the temperature of the sun। यानी सवाल ये उठता है, मैम ये सोलर कांस्टेंट पढ़ क्यों रहे हैं, ये सोलर कांस्टेंट पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वैल्यू से? तो पहली चीज़ क्या मिल सकती है, आप ये पता लगा सकते हो, जैसे मान लो कोई सोलर पैनल, वर्ड आपने सुना होगा, है ना, आजकल बहुत देखे होंगे, ऐसे सोलर पैनल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अब अगर हमें पता लगाना है कि इस इतने पर्टिकुलर एरिया में कितनी सोलर एनर्जी आई, क्यों? क्योंकि ये पैनल यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं इससे तो काम निकालेंगे ना। मान लो इससे सोलर एनर्जी लेके हमने कन्वर्ट की किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली ये हम कैलकुलेशन करेंगे कि भाई सोलर एनर्जी इस पर्टिकुलर एरिया में कैलकुलेट करो। मान लो आज दिन में जो है 4 घंटे 4 आवर्स बिल्कुल सन की एनर्जी अच्छी मिली है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल का एरिया पता है, टाइमिंग पता है, तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी सोलर एनर्जी इसमें आई है।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम सन पे जो टेम्परेचर है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर XYZ पर्पसेस। ठीक है, कुछ बोलेंगे मैम हमको काय को करना है टेम्परेचर कैलकुलेट सन का, बट कोई पर्पसेस हो सकता है साइंटिफिक, उसके लिए ये काम आ सकता है। चलिए अब इसी में हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ जो है सॉल्विंग का टाइम आता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सोलर कांस्टेंट। अच्छा, प्रॉब्लम ये लाइफ वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम की बात है, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला एंड यूनिट देख लो। सोलर एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया था, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू रख के जितना आपको एरिया दिया है और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपको निकल आएगी सोलर एनर्जी। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पहले ही बता दी, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इफ एरिया इज इन मीटर स्क्वायर एंड टाइम इज इन सेकेंड, सोलर एनर्जी इज इन किलो जूल। तो आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है, एरिया को जैसे भी दिया हो मीटर स्क्वायर में बदल दो और टाइम को किस में बदल दो, सेकंड में बदल दो। तो सोलर एनर्जी की वैल्यू तब किस में आएगी, किलो जूल में आएगी। हमें पता है जूल जो है एनर्जी का ही एक यूनिट होता है। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, हाउ मच सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय 5 मीटर स्क्वायर इन 2 आवर्स। गिवन सोलर कांस्टेंट की वैल्यू वही दी है। आपसे पूछा गया है कि एक 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, इतना 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मान लो कोई पैनल है उसका एरिया इतना है, और टाइम कितना दिया है, 2 घंटे तक उसमें सनलाइट आई है, इतनी देर तक सन था मतलब। ठीक है, तो अब आप बताओ कितनी सोलर एनर्जी रिसीव की गई है। तो सिंपल सी स्टोरी चलेगी इसमें भी। कौन सा फॉर्मूला था जो हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉर्मूला ने क्या कहा था, सोलर एनर्जी, और जिस से सॉल्व हो रहा है क्विकली इसका आंसर बता दो। सोलर एनर्जी इज इक्वल टू सोलर, एस लिख देती हूँ इसको, पूरा सोलर कौन लिखे, सोलर कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू टाइम। अब अगेन सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये चाहो तो लिख सकते हो किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। एरिया बेटा कितना दिया है, मीटर स्क्वायर में ही दिया है, तो अपने को टेंशन नहीं है, वी कैन क्लियरली राइट 5 मीटर पर स्क्वायर। एंड टाइम ओवर हेयर, टाइम में थोड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ यानी क्या, दिक्कत नहीं है, पर टाइम आपको आवर्स में दिया है। सो वॉट यू नीड टू डू, सिंपली यू जस्ट कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स। तो 2 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एक बार 60 से मल्टीप्लाई, दूसरी बार 60 से मल्टीप्लाई, है ना, मिनट में हुआ फिर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या इसको सॉल्व करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ पे 3600 लिख दो, चलेगा, है ना, इस टाइप का आ गया। अब जल्दी से भाई इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, इसको सॉल्व करके जो है अपना आंसर निकालो और बोलो कि मैम ये तो आपने ही कर दिया, हमें भी करने दो कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो वेट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है, इसका जल्दी से आंसर निकालो और आंसर आपका आएगा ऐसे। पहला प्रोसेस ये हुआ, दूसरा स्टेप ये था सेम जो अपन ने किया है, आंसर आपका आएगा कितना, 50,400 जूल। क्लियर है, बिल्कुल कहानी क्लियर है। सॉल्विंग, देखो सॉल्विंग पार्ट ये मैथ्स के आगे की कहानी है। आपको मेन जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसमें फॉर्मूले के बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम फॉर्मूला तो एकदम एक नंबर याद है, लेकिन उसके साथ क्या भूल जाते हैं, यूनिट। अब जैसे यहाँ पे 2 आवर दिया है तो 2 को 2 ही रख दिया, तो आंसर गलत आ जाएगा। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। सो आई होप सभी का यही आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा था अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड इन 5 मिनट्स बाय 10 मीटर स्क्वायर एरिया इज 4200 किलो जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। इसमें क्वेश्चन बदल दिया है, थोड़ा वे बदल दिया है। इसमें आपको टाइम दिया गया है, टी की वैल्यू दी है, एरिया की वैल्यू दी है, एंड इवन सोलर एनर्जी की वैल्यू दी है। इस केस में आपको सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला भी वही लगेगा। तो कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, HW करके डैश कर देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी कि आपने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपका आंसर हो, यहाँ डैश लगाया है उसके साथ बेटा यूनिट ज़रूर लिखना, बिना यूनिट आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर होमवर्क एंड मैं वहीं पे आके चेक करूँगी।
चलो भाई, अब जल्दी से कवर कर लेते हैं सोलर एनर्जी से बने हुए कुछ डिवाइसेस। यानी आपको इस साइड पे जो डिवाइसेस दिख रहे हैं ये सब किससे बने हैं? दीज ऑल डिवाइसेस आर मेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। पैनल जैसे अपन को दिख रहा है ना, तो ये पैनल से कहना ये चाह रहे हैं, बोलो मैम फैन सोलर एनर्जी से बना है, कहने का मतलब वो नहीं है। यानी इस पैनल पे जो सन की एनर्जी आएगी उसको देन अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बेटा? इलेक्ट्रिसिटी में। एंड देन ये डिवाइसेस जो है हम कह सकते हैं हाँ भाई अल्टीमेटली तुम्हारा काम किससे हो रहा है? सोलर एनर्जी से हो रहा है। सो सोलर एनर्जी हैज़ बीन यूज सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स बट इन अ मोस्ट प्रिमिटिव मैनर। यानी बहुत पहले से सोलर एनर्जी यूज़ की जाती थी, बट उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो बिल्कुल ही प्रिमिटिव एकदम देसी तरीके से यूज़ करते थे। Before 1970, some research and development was carried out in a few countries to use solar energy more efficiently, but most of the work was only of academic interest. Now धीरे धीरे हुआ क्या? तेल की प्राइस बढ़ने लगी। मेन सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? जब से ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी। ऑयल की प्राइस बढ़ी तो भाई दिक्कत आने लगी कंट्रीज में, है ना? लोगों को भी पैसा ज़्यादा भरना पड़े, कंट्री को भी पैसा ज़्यादा भरना पड़े। इस कारण से लोग भगे। मतलब लाइफ में क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तब जाके लगता है कि नहीं सही चीज़ जाके करो। तो वही बात आई यहाँ पे। ऑयल की प्राइस जैसे ही बढ़ी तो लगा कि नाउ वी शुड गो ऑन एंड फाइंड सम ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगेन हमें पता है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस ये क्या है? नॉन रेन्यूएबल है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में भाई एक ना एक टाइम बाद एक ख़त्म हो जाएंगे, तो क्यों ना इस अनलिमिटेड सोर्स को यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इसी टाइप से सोचा गया कि सोलर एनर्जी का बेहतरीन यूज़ किया जाए। अब ये कुछ आपको फिगर्स दिए गए हैं कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी यूज़ हो रही है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। टू मेक द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, अब जो डिवाइसेस हैं वो अलग अलग फंक्शन पे बेस्ड हैं। सबसे पहला, या तो आप कर सकते हो सोलर एनर्जी कलेक्ट एक लार्ज एरिया से, यानी जितना बड़ा आपका एरिया होगा उतनी ज़्यादा सन की एनर्जी आप ट्रैप कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि मान लो अगर एरिया छोटा भी हो लेकिन सनलाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा हो, टाइमिंग ज़्यादा हो, 2 की जगह 10 घंटे हो, टाइमिंग ज़्यादा हुआ उससे भी डिवाइस बनते हैं। एंड थर्ड इज बोथ फ्रॉम अ लार्ज एरिया एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें कैसे अचीव हो सकती हैं? नंबर 1, collecting solar energy in the form of heat and using this heat as such. The device is based on this principle. Collecting solar energy वाले principle पे कौन से devices है भाई? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और गीजर। These devices collect solar energy in the form of heat for a period of 5 to 7 hours during a sunny day. Sunny day के दौरान 5 to 7 hours बढ़िया से जो है सोलर एनर्जी आती है, जिससे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर एंड गीजर्स वर्क करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी पहले केस में अपन ने सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया, दूसरे में क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। एंड इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड बेटा कौन से डिवाइस हैं? सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है मैम? हमने तो जो है पैनल सुना है, तो ये एक एक सेल से मिला के, यानी जब बहुत सारे सोलर सेल्स हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सोलर पैनल कहा जाता है। तो बेसिकली इन सोलर पैनल से होता क्या है? सनलाइट एनर्जी आई है, उस एनर्जी को कन्वर्ट किस में किया गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। चलिए, does a device which either uses solar energy directly as heat or converts it into electricity is called a solar energy device. तो यहाँ पे मैंने जो बताया था मेन पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छी डेफिनेशन है सोलर एनर्जी डिवाइस की, तो इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम अभी सोलर सेल के बारे में। ये SPV सेल्स होते हैं, यानी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, और उन सभी सेल्स को मिला के क्या बन जाता है? एक सोलर सेल पैनल। आगे आते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले टाइप के डिवाइस की, सोलर कुकर्स। अब क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दीज सोलर कुकर्स वर्क। तो आप सिंपल प्रिंसिपल बता सकते हैं। इनका प्रिंसिपल क्या है? सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? हीट एनर्जी में। A solar cooker is a device which is used to cook food by utilizing the heat radiation coming from the sun. अब काफ़ी आसान सी बात है, कुकर वर्ड आते ही सीटी बजने लगते दिमाग में कि खाने की बात है। अब सोलर कुकर कैसे वर्क करते हैं, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। 2 टाइप्स देख लो, एक है बॉक्स टाइप सोलर कुकर और एक है कॉन्सेंट्रेटर टाइप। इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, बस समझ लो किस टाइप का होता है। बॉक्स टाइप उसमें से ज़्यादा बोलते हैं फेमस वाला है, ज़्यादा चलने वाला है। प्रिंसिपल क्या है हमें पता है भाई,
अच्छा, ये कुकर बना कैसे रहता है? 3 चीज़ों से। पहला एक ग्लास, दूसरी है एक ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर का बनाया जाता है, और तीसरा एक मिरर या फिर एक पॉलिश्ड सरफेस। तो ग्लास का काम क्या है भाई? ग्लास possesses property of selective transmission of heat radiation. Black body is a good absorber of heat radiation. And तीसरा, a mirror or a polished surface reflects heat radiation according to the laws of reflection. अब यहाँ पे सिर्फ डायग्राम देख के बात को समझ लो, आगे जो पॉइंट्स आएंगे दैट इज बेसिकली ओनली जो आपको अगर सब्जेक्टिव में लिखने आए तो वो पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या डायग्राम से सब समझ आ जाएगा। ये देखो, यहाँ से जो है सोलर एनर्जी आ रही है, ऐसे एक सपोर्ट पे बॉक्स टाइप बन जाता है, सिंपल सा है। यहाँ पे मान लो आपका वो कुकर रख दिया गया है ना, यहाँ पे यूटेंसिल है या कुकर रख दिया गया, इसमें आपने कुछ फूड रखा हो। एंड अच्छा, एक बात याद रखना, सोलर कुकर में वही फूड बनाए जाते हैं जिनमें बनाने में थोड़ा टाइम लगे, जैसे चावल वगैरह हो गए, राइस वगैरह हो गए ना, जिसमें थोड़ी देर की कुकिंग हो, है ना, थोड़ी देर कुक होता रहे वो। मतलब चावल में ऐसा तो नहीं आप राइस बनाने में उसको घुमाते रहते हो पूरे टाइम। क्या करते हैं घर में, देखा है कभी राइस बनते हुए? उसको सबको डाल देते हैं, आपने पानी डाला, नमक डाला, चावल डाला, एंड देन उसको आपने रख दिया जो है सिम पे करके, जो है फ्लेम को सिम करके आपने रख दिया। तो यानी वो टाइम लेगा, अपना खुद ही कुक होगा, यू डोंट हैव टू, आपको स्टिर नहीं करना है उसको बार बार। तो सेम केस आती है, आप राइस टाइप के फूड ले सकते हो, सन की एनर्जी आती है, लाइट आती है, ब्लैक बॉडी बनी रहती है, ब्लैक कलर, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब होता क्या है, ये बंद रहता है एक ग्लास से, या मिरर टाइप ग्लास टाइप का सब्सटेंस रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है एस्केप करने से रोकता है, किसको? हीट को, कि जितनी देर तक हीट बनी रहे वहाँ पे, है ना, जितनी देर तक हीट बनी रहे। तो इससे क्या होगा, हीट बनी रहेगी और इस सोलर कुकर में फूड पकता रहेगा। ऑलराइट, सिंपल सी वर्किंग है, ये सब इसका कंस्ट्रक्शन दिया गया है। आउटर वुडन बॉक्स है, थर्माकोल की लाइनिंग है जिससे हीट प्रिवेंशन हो, हीट बाहर नहीं भगे। इनर जो स्ट्रक्चर है किससे पेंटेड है बेटा? ब्लैक कलर से। क्यों? ताकि ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है ना, तो ज़्यादा हीट आएगी और खाना अच्छे से पकेगा। तीसरा रिफ्लेक्टर है, प्लेन मिरर। इट्स मेन पर्पस इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया फॉर कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी कलेक्ट हो पाए। इस टाइप का प्रैक्टिकल में दिखता है ना एक्चुअल में। और यहाँ भी देखो चावल ही पका रहे हैं। चलो, ग्लास कवर प्लेट है, उसके बारे में दिया गया है। ग्लास कवर प्लेट का क्या यूज़ होता है? 50% हीट रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है अंदर का, है ना। वो ग्लास कवर बेसिकली, अगर आपको याद हो, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं उससे पहले एक इफेक्ट पढ़ा जाता है जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस का लेन देन बिल्कुल ग्रीन हाउस से है। वर्ड ग्रीन हाउस क्यों यूज़ किया गया है? तो ग्रीन हाउस एक ऐसी जगह होती है, देखो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस ऐसे टाइप के कुछ हाउसेस रहते हैं, है ना, वही बचपन के हाउस जो हम बनाते थे, जिसमें कुछ बेटा प्लांट्स को रख दिया जाता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स को रख दिया जाता है। एंड वो प्लांट्स जो है ना, वो थोड़ा हाई टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। यानी बाहर मान लो बहुत सर्दी है, बर्फ गिर रही है, और ये प्लांट जो है एक नॉर्मल यानी कम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जब सनलाइट होगी तो वो बढ़िया सनलाइट जो है अंदर आई, एंड ये जो पूरा ग्रीन हाउस है ये बना रहता है ग्लास से, है ना, ये ग्लास से बना रहता है। और ये ग्लास जो है, जब हीट एनर्जी एक बार अंदर आ गई तो उसको कहती है बेटा अंदर ही आना था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है अब, है ना। तो उसको अंदर देर तक ट्रैप करके रखती है ताकि एक वार्मर इन्वायरमेंट रहे। तो इस टाइप के घर को कहते हैं ग्रीन हाउस। एंड ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे जो है अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, CO2, मीथेन, CFC, जो कि वापस से रेडिएशन दे देती हैं और अर्थ को गर्म करके रखती हैं। सो दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा नहीं है यार, अच्छा ही है ये एक तरह से। क्यों? अगर ये नहीं होता तो आज बेटा अर्थ पे टेम्परेचर 20 से -20 से -40 डिग्री होता, ठीक है। ये इफेक्ट अच्छा है, लेकिन अगेन वही बात, टू मच ऑफ समथिंग इज नॉट गुड। किसी चीज़ की बहुत अति भी अच्छी नहीं होती है। तो अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में हुआ क्या, बहुत ही ज़्यादा हीट जो है कम बैक होने लगी, रिफ्लेक्ट बैक होने लगी अर्थ पे, क्योंकि गैसेस बढ़ गई थी, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो आई होप ये बात समझ आई। ये जो है पूरा प्रिंसिपल सोलर कुकर का ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी वर्क करता है। उसको ग्लास से कवर इसलिए किया गया है ताकि हीट अंदर ही बनी रहे, है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। ऑपरेशन बता दिया गया, ऑपरेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर इनसाइड कुकर कैन गो अप टू 100 to 140 डिग्री सेल्सियस व्हेन केप्ट इन द सन फॉर 2 to 3 आवर्स।
दीज कुकर्स आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल कंटेनर्स, छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, है ना, जिसमें आप खाना बना सकते हो। फूड आइटम्स कौन से कुक होते हैं? जिनको स्लो हीटिंग चाहिए, धीरे धीरे, जैसे चावल वगैरह को सिम फ्लेम पे कुक करते हैं। वेजिटेबल हो गई, कोई दाल हो गई, चावल हो गए, एट्सेट्रा। ओके, चलिए अब दूसरे आते हैं कॉन्सेंट्रेटर टाइप सोलर कुकर। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इनके बारे में जल्दी से समझ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटर वर्ड का मतलब समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या? अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो इधर उधर मत देखो, अपना ध्यान एक जगह रखो। सो यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसी है कि इन कुकर्स को बहुत बड़ा ना बना के एक छोटे ही एरिया में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर दी है। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इन सच अ कुकर अ लार्ज स्फेरिकल रिफ्लेक्टर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्लेन रिफ्लेक्टर। प्लेन रिफ्लेक्टर की जगह स्फेरिकल रिफ्लेक्टर ले लिया। क्यों? ताकि वो रिफ्लेक्टर जो है मैक्सिमम लाइट कॉन्सेंट्रेट कर सके एक ही जगह पे। एंड ऑलरेडी पहला चैप्टर पढ़ते हुए आए हो, पढ़ा है हमने इन टाइप के रिफ्लेक्टर्स के बारे में, है ना, मिरर्स, लेंसेज के बारे में पढ़ा है। तो एक जगह जो है कॉन्सेंट्रेट करें। इट इज माउंटेड ऑन अ सूटेबल स्टैंड इन सच अ वे दैट इट रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। ऑल द रेडिएशन फॉलोइंग ऑन द रिफ्लेक्टर कॉन्सेंट्रेट एट इट्स फोकस। एफ पॉइंट पे आती है। Such solar devices which reflect and concentrate solar energy from over a large area into a small area। यानी ऐसे मान लो यहाँ पे आपका एक कुकर का है और यहाँ इतनी सारी एनर्जी आ रही है लार्ज एरिया से, उसको इन्होंने कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक पॉइंट जिसे कहते हैं फोकस पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। इस टाइप के कुकर्स क्या होते हैं? सोलर कॉन्सेंट्रेटर कुकर। इन सम केसेस रिफ्लेक्टर इज रोटेटेड। कुछ केसेस में रिफ्लेक्टर को रोटेट करते हैं ताकि जो है फोकस बना रहे। क्यों? क्योंकि सन की पोजीशन भी तो शिफ्ट होती रहती है, तो उस हिसाब से उसे रिफ्लेक्ट यानी चेंज करते रहते हैं पोजीशन। सिंपल कॉन्सेंट्रेटर कुकर का यूजुअली टेम्परेचर कहाँ जाता है? इसका ज़्यादा जाता है। क्यों? रीज़न पता है। अगर आप इतनी सारी एनर्जी को बेटा एक जगह कॉन्सेंट्रेट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके कंपैरिजन में इसमें 180 से 200 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है ना। अब टेम्परेचर डिपेंड करता है किस साइज़ का आपका जो है कुकर है। अप्रॉक्सीमेशन दिया गया है। ड्यू टू हायर टेम्परेचर डेवलप दिस टाइप ऑफ सोलर कुकर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बेकिंग एंड फ्राइंग। इसकी बढ़िया चीज़ ये है क्योंकि हमें पता है जब हमें कोई चीज़ फ्राई करनी होती है, नहीं पकौड़े तलने हैं, फिंगर चिप्स तलने हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अरे राइस वगैरह चावल दाल पकाने में तो कम चाहिए होता है, लेकिन फ्राइंग में एकदम उबलता हुआ तेल होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटर टाइप ऑफ कुकर्स में आप फ्राइंग की प्रोसेस कर सकते हो। अब आ जाते हैं, लेट्स रीड अबाउट अ फ्यू मेरिट्स ऑफ सोलर कुकर। मेरिट्स यानी अच्छी बातें क्या हैं? पहला, इनमें ना तो आपको फ्यूल चाहिए, यानी आपको एलपीजी सिलेंडर के पैसे नहीं देने पड़ रहे भाई, ऐसा कोई भी ध्यान नहीं देना है आपको, कुछ जलेगा वलेगा नहीं। दूसरी बात, देयर इज़ नो पोल्यूशन, नो चारिंग और ओवरफ्लोइंग ऑफ फूड, यानी ऑफकोर्स जैसे फ्यूल बर्न होने पे पोल्यूशन होता है, इस केस में कोई पोल्यूशन नहीं है। जैसे आप चूल्हे वगैरह अगर जलाओ, वुड यूज़ करते हो तो उससे बहुत सारी स्मोक आती है। ऑन द अदर हैंड सोलर कुकर में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सिंस द विटामिन्स कंटेन्ड इन द फूड आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन सोलर कुकर्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज वेरी हाई, मोर सो द फूड रिटेन्स इज नेचुरल टेस्ट। ये सबसे बेहतरीन बात है इसकी, जो खाने के शौकीन है वो समझ पाएंगे, एंड इवन जो हेल्थ के शौकीन है। भाई खाना जब पकाते हैं ना तो क्या होता है, कभी भी कहते हैं वेजिटेबल्स को ना बहुत ज़्यादा मत पकाया करो, एक लिमिट तक, है ना। टेस्ट के लिए क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पका देते हैं, पकी नहीं है पूरी तरीके से कह के। तो क्या होता है, जब उसको एक लिमिट से ज़्यादा अपन पका देते हैं ना, तो उसके मैक्सिमम जो ज़्यादातर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वाइटामिन होते हैं बेटा, वो हवा में उड़ जाते हैं, वो ख़त्म ही हो जाते हैं, है ना। तो जो हम खाते हैं वो मैक्सिमम टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं, लेकिन सोलर कुकर्स में ऐसा नहीं है। सोलर कुकर्स में वाइटामिन वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं होती है, यानी फूड एक तो उसका नेचुरल टेस्ट भी रहता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी एक तरह से हेल्दी है ये। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ नेग्लिजिबल, इसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, यानी ना के बराबर। इस टाइप के देखो सोलर कुकर। चलो अब लिमिटेशन, वैसे ही मैंने कहा किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराइयाँ आना तो ज़रूरी है, तो अगर इसके कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर है। और सबसे पहली लिमिटेशन की मैम, सूर्यदेव जो है रात तक तो नहीं रहेंगे, है ना, हमारे डिनर का इंतज़ाम कैसे होगा। तो यानी फूड कैन नॉट बी कुक्ड एट नाइट और ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, यानी जिस दिन बहुत सारे बादल छाए हुए हों तब भी सन नहीं दिखेगा तो कुकर्स यूज़ नहीं हो पाएंगे। दूसरा, नाइट के टाइम भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2, कुकिंग टेक्स कंपैरेटिवली मोर टाइम। सही बात है यार, आप जो है इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि फ्लेम कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप जो नॉर्मली खाना पकाते हो गैस वगैरह के ऊपर, तो उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। सोलर कुकिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। थर्ड,
सबसे इंपॉर्टेंट इंडियंस के लिए दुखद खबर है भाई, चपातीज नहीं बन सकती इधर, अपनी रोटी चपाती नहीं बनेगी। चपातीज कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर, फॉर दैट कॉन्सेंट्रेटर टाइप सोलर कुकर इज एम्प्लॉयड। तो बॉक्स टाइप में नहीं बन सकती, कॉन्सेंट्रेटर टाइप में बन सकती है, बट स्टिल इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी खाने में जितनी हम जो है गैस पे बनाते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। ये कुछ डायग्राम है सोलर कुकर के बेस्ड ही, आई होप समझ रहे होगे फंक्शनिंग बेटा। देखो ये एक प्लेन मिरर है, फिर से समझा रही हूँ, और यहाँ पे सनलाइट आ रही है। प्लेन मिरर है यानी कौन सा कुकर है, बॉक्स टाइप वाला, ठीक है। यहाँ पे आई सनलाइट, नीचे आके गिरी, यहाँ मान लो चावल पक रहे हैं, ठीक है, और ये जो है थर्माकोल से कवर्ड है, ब्लैक है अंदर का पेंट ताकि एब्जॉर्ब ज़्यादा करे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लास की कवरिंग है जो कि इसको एक ग्रीन हाउस जैसा बना देती है। ओके, लिमिटेशंस आई होप काफ़ी क्लियर हैं। चलिए, सोलर कुकर खत्म होते हैं तो अब आते हैं दूसरे टाइप के डिवाइसेस पे, दैट आर सोलर सेल। अब सोलर सेल की अगर मैं प्रिंसिपल वर्किंग पूछूं तो क्या बताओगे? आप ये कहोगे मैम कि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। पिछला वाला किस में कर रहा था, हीट में, ये वाला कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड आई होप सोलर सेल, सोलर पैनल काफ़ी सुना है आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके नोट्स ध्यान से बनाना। अ सोलर सेल इज अ डिवाइस which converts solar energy directly into electricity. A solar cell is also called, very important, SPV का full form पूछा जा सकता है, solar photovoltaic cell. The first solar cell was made of a wafer thin sheet of selenium. It could convert only about 0 to 7% of the solar energy into electric energy. और इसको सस्टेनेबल नहीं माना गया था, यानी जब पहला सोलर सेल बना था वो सेलेनियम से बना था, लेकिन बुरी बात ये थी कि भाई वो सिर्फ 0 से 7% एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पा रहा था, तो यानी इतना ज़्यादा एफिशिएंट वो हमारे लिए नहीं था। इट वॉज इन द ईयर 1954 वन फर्स्ट प्रैक्टिकल सोलर सेल बनाया गया जो कि अबाउट 1% सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसे फैब्रिकेट किया गया था। At present, silicon is the most commonly used material to manufacture solar cells. Such solar cells are called silicon photovoltaic cells, और उसकी एफिशिएंसी भाई 25% से भी ज़्यादा है। तो यानी जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदे वाली हो हम वही करेंगे, जो कि हमने किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अभी के टाइम में सोलर सेल्स जो हैं कौन से मटेरियल से बनने हैं, तो अपने को आंसर क्या देना है भाई, सिलिकॉन। भूल मत जाना, सेलेनियम पहला वाला था, तो वो याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, सिलिकॉन याद रखना है। अ टिपिकल सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ 2 cm स्क्वायर पीस ऑफ ऑलमोस्ट प्योर सिलिकॉन। इन फैक्ट कंसिस्ट ऑफ एन टाइप और पी टाइप के सिलिकॉन, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एन एंड पी टाइप। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट इट जनरेट्स अबाउट 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इस टाइप के सोलर सेल आपको आई थिंक देखने को मिल रहे हैं, और इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है कि ये डायरेक्टली बदल रहा है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, यानी बीच में ऐसा नहीं है कि हीट में बदला फिर मैकेनिकल में बदला फिर इलेक्ट्रिकल, नहीं, डायरेक्टली सोलर एनर्जी किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, अब ये सोचा जा रहा है कि मैम सिलिकॉन ही क्यों, सिलिकॉन को क्यों यूज़ किया जाता है इन सोलर सेल्स, तो लेट्स रीड अबाउट इट। नंबर 1, सिलिकॉन इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। नंबर 2, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मिलती है ये नेचर में। नंबर 3, मल्टी लेयर सिलिकॉन सोलर सेल्स कन्वर्ट विजिबल एज वेल एज इंफ्रारेड रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर आप मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर के सिलिकॉन रख दो, तो ऐसे सेल्स जो है ना कि सिर्फ विजिबल लाइट को कन्वर्ट करते हैं, इंफ्रारेड रेस को भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे लिए ऑफ कोर्स अगेन काफ़ी प्रॉफिटेबल है। अब जैसे हमने देखा था सिर्फ सोलर सेल से काम कैसे बनेगा, तो ये जो आपको पैनल्स दिखते हैं, दीज आर बेसिकली सोलर पैनल्स। ये बहुत सारे सोलर सेल्स को मिला के बनते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट सोलर सेल पैनल। द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय अ सिंगल सोलर सेल इज क्वाइट स्मॉल। Thus, to put solar cells to effective practical use, a large number of such cells are used together in the form of a solar panel. काफ़ी आसान सी बात है यार, एक छोटू से सोलर सेल से क्या ही हो पाता। तो ये आइडिया लगाया गया कि क्यों ना इनका ही बहुत बड़ा ग्रुप बना सकें, जैसे बूंद बूंद से बनता सागर, सागर कहना चाह रही थी भाई मैं, तो सागर बन गया। अब जो है सोलर सेल से सोलर पैनल बन गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, आप भी देखते आए होंगे, जनरेट होती है। अ सोलर सेल पैनल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स joined together in a definite pattern and provided with a protective encapsulation। ये definition आप लिख सकते हैं सोलर पैनल की। सोलर पैनल
एसपीवी सिस्टम भी कहा जाता है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम भी कहा जाता है इसे। सोलर एनर्जी इज चेंज टू डीसी इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बदला जाता है। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन ईदर बी यूज्ड एज सच, या फिर इसको आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है बात? दिस स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड एट नाइट। सबसे बेहतरीन बात यह है, कुकर में दिक्कत क्या थी सोलर कुकर में, कि भाई सन को जो है प्रेजेंट रहना पड़ेगा, यानी सन कब दिखेगा, दिन में ही दिखेगा, रात वगैरह में दिखेगा नहीं, तो उससे दिक्कत आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड व्हाई इज सोलर सेल बेटर, क्योंकि सोलर सेल में जो है एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिसिटी में। अब चाहे तुम उसको उसी वक्त यूज़ करो या तुम उसको बैटरी में स्टोर करके रखो। अब बैटरी तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, दिन हो, रात हो, क्लाउडी हो, सीजन कुछ भी। सो एसपीवी कैन बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन दी हैं, आई होप मुझे ये तो आप खुद ही बता पाओगे। डोमेस्टिक लाइटिंग, घर वर की लाइटिंग हो गई, स्ट्रीट की लाइटिंग होगी, गांव वगैरह में लाइटिंग हो गई, वाटर पंपिंग में हो गई इलेक्ट्रिसिटी, पावर रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन स्टेशंस में हो गई, ठीक है, रेलवे सिग्नल्स के लिए हो गई। अब मेरिट्स देख लो क्विकली से सोलर पैनल के। नंबर 1, पर्टिकुलरली यूज फॉर मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए है, और हमें पता है कितनी ज़रूरत है हमें इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ईजी टू मेंटेन एंड इंस्टॉल, काफ़ी ईजी है इनका इंस्टॉलेशन, ज़्यादा नॉइस वगैरह भी नहीं है यार। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ज़्यादातर सोलर पैनल्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगे रहते हैं, छतों पे लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई नॉइस वगैरह या पोल्यूशन वगैरह नहीं मचाते हैं। तो ये बहुत ही बेटर वे है अपने ही खुद के घर में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। सबसे बढ़िया बात है कि बार बार जो है आपको इन्हें चेंज नहीं करना पड़ता, काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है। ये देखो किसी की जो है घर के ऐसे छत पे सोलर पैनल है, मतलब इनका बढ़िया है, इनका बिजली का बिल नहीं आता है, ये जो है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी इनकी जनरेट हो जाती है। अब लिमिटेशन देख लो क्विकली से, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के हैं सोलर सेल से रिलेटेड। इनिशियल कॉस्टिंग ऑफकोर्स ज़्यादा है। बोलो मैम ऐसा होता तो हर घर में क्या लगा रहता सोलर पैनल, लेकिन थोड़ी कॉस्टिंग एसपीवी सिस्टम की ज़्यादा है ना। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एसपीवी सिस्टम इज़ हाई एज सिलिकॉन वेफर यूज्ड इन मेकिंग सोलर कांस्टेंट नहीं, सोलर सेल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सिलिकॉन जो है काफ़ी खर्चीला होता है भाई, एक्सपेंसिव है। मटेरियल यूज्ड इन कनेक्टिंग सोलर सेल्स टू फॉर्म अ सोलर पैनल, वो भी कॉस्टली है, यानी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है इसकी, है ना, प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। ऑल्दो लॉन्ग लाइफ है, लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। Electricity produced by solar cell is stored by charging the batteries, which can be used only to operate the devices. To operate any AC device, this DC has to be first converted. I think AC, DC, alternating direct current अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट समझ गए आप लोग भाई कि सोलर पैनल से DC करंट बन रहा है, डायरेक्ट करंट बन रहा है। तो ये करंट हमें पता है बैटरी वगैरह में ही स्टोर हो सकता है, और अगर आपको कोई AC डिवाइस चलवाना है तो आपको पहले DC को कन्वर्ट करना पड़ेगा AC में, तो वही दिक्कत आती है छोटी सी। चौथा पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज लो एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बाकी मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे थोड़ी कम जो है इसकी एफिशिएंसी है, यानी इतना परसेंट वो अभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन कब है? जब आप कंपेयर कर रहे हो। ऐसे तो बढ़िया है, देखो ऐसे सिलिकॉन से 25% मिल रही है कन्वर्जन, बट इफ़ यू कंपेयर टू अदर मेथड, यानी आज जिस मेथड से हमारे घर में बिजली आती है उससे कंपेयर करो तो सोलर पैनल से जनरेट हुई में थोड़ी कम एफिशिएंसी। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज सोलर एनर्जी। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, KG से लेकर 12th क्लास तक। ये तो हम सबको पता ही है। और नई बात बता दूँ तो मेरे इस साइड पे जितने कोर्सेज दिख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हैं और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप 2-3 वीडियो देखो और हम आपसे किसी भी टाइप का चार्ज या कूपन कोड मांगे। सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ओनली एंड ओनली फॉर यू गाइस। एंड इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलती हैं आपको बुक्स एंड ई बुक्स, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अपने डिवाइस पे देख सकते हैं या फिर फिजिकल बुक्स मंगवा सकते हैं। तो यानी आपको मिलेंगी डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज बुक्स, टॉपिक्स बुक्स, थ्योरी बुक्स, सैम्पल पेपर्स एंड मैनी मोर। तो इन बुक्स को अवेल कैसे करना है, प्रोसेस फिर से बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, उन डिटेल्स को आप फिल कर दीजिएगा एकदम करेक्टली। देन हमारी MB की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन। टिल देन गुड बाय।